पापा आप। नव्या बरामदे में पिता को देखकर सहम गई थी। अभी परसों ही तो फ़ोन पर परिवार में सबसे बात हुई थी बारी बारी से। सब कुछ तो ठीक ही था, कहीं कोई नई बात नहीं थी। फिर अचानक से पापा कैसे आ गए, सोचा था उसने। फिर अचानक से उसे कल की घटना याद हो आई। कॉलेज के गार्डन में प्राचार्य सर ने उसे सोहन के साथ हाथों में हाथ लिए मुस्कुराते हुए देखा था। नव्या तुरंत सोहन का हाथ छुड़ाकर क्लासरूम में आ गई थी। फिर भी प्राचार्य सर ने ऑफिस में बुलाकर उसे अच्छा खासा लेक्चर दिया था। यहाँ पढ़ने आई हो कि तफरी करने? पढ़ने आई हूँ सर। फिर क्लास छोड़कर यहाँ गार्डन में कौन सी क्लास चल रही है? सॉरी सर, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, कहकर नव्या सीधे क्लास में आ गई थी। प्राचार्य सर पिताजी के मित्र थे, तो नव्या ने माफ़ी भी मांग ली थी कि वह पिताजी को इस घटना की सूचना ना दे। क्या पापा मेरे विवाह को लेकर मम्मी की चिंता पुनः बताने आए हैं? या प्राचार्य सर ने माफ़ी मांग लेने के बावजूद सर ने पापा को फ़ोन कर ही दिया, सोचा था उसने। वह पिताजी से सीधे मुखातिब भी नहीं हो पाई थी। तभी वह लगभग बिफरते हुए बोले थे, हमारे पारिवारिक संस्कार को तो तुम कायदे से जानती और समझती हो। जी पापा, नव्या सहमते हुए बोली थी। तो हमारी उस सामाजिक मर्यादा को किस तरह समाप्त कर रही हो तुम? सोचा है तुमने? पापा आप गलतफहमी में हैं। क्या गलतफहमी में हूँ? पिताजी रोष में बोले थे। मैं सब बताती हूँ पापा, आप कमरे में तो आइए। उसे स्वयं को संभालने में कुछ वक्त अवश्य लगा था, लेकिन अब तक बहुत हद तक स्वयं को संभाल लिया था उसने। उसे लगा था कि कोई घूर रहा है उसे। दरवाजे का ताला खोलते हुए उसने देखा कि मकान मालकिन आंटी घूर रही थी। कमरे में आते ही पिताजी फिर बोले थे, हमारे परिवार की सामाजिक मर्यादा खतरे में है नव्या। मेरे विश्वास को तोड़ा है तुमने। नव्या जब यहाँ घर से बहुत दूर अपने करियर को संवारने के प्रयास में थी, तब वहाँ घर में बैठे उनके परिवार के लोगों में उसने भावी जीवन को लेकर बैठकें चल रही थी। घर में सुंदर युवा कुंवारी बेटी का पिता नींद भर सो नहीं पाता। प्राचार्य सर का फ़ोन मिलते ही पिताजी तुरंत भागे भागे आए थे। नव्या खुद को संयत करते हुए बोली, सोहन अच्छा लड़का है पापा। मैंने दीदी से फ़ोन पर बताया था उसके बारे में, और ये भी कहा था कि वह आपको सारी बात बता दें। पिताजी ने देखा कि नव्या पारिवारिक मिथ तोड़ने की तरफ बढ़ चुकी है। वह अक्सर कभी कभी अपनी बुआ लोगों से नारी स्वतंत्रता के मुद्दे पर बहस करती और उन्हें शालीनता से कोसती थी कि वह इस तरह बंधकर कैसे जी गई अपना जीवन। बुआ भले समझाती कि जिसे वह बंधन समझ रही है वह हमारे परिवार का संस्कार है, छोटे बड़े के बीच भी की वह मजबूत आधार रेखा जिस पर चलकर वह लोग सदैव प्रसन्न ही रहे हैं। जब वह बहुत छोटी थी तो बिल्कुल बिना किसी शरारत के अकेले ही खेला करती थी। जो लड़कियां बहुत सीधी होती हैं गाय कही जाती हैं, पिता भी नव्या को गाय ही कहते थे। पर आज उनका भ्रम टूटता सा लगा। फिर भी पिताजी ने एक बार और समझाने का प्रयास किया, तुम ये बहुत ठीक से जानती हो कि हम उनकी हैसियत के नहीं हैं। उनका रहन सहन हमारे स्तर के बहुत ऊपर का है। कहाँ उनका कृष्ण जैसा राशि ठाठ और ऊंची राजनीतिक पकड़, कहाँ मेरा सुदामा वाला परिवार। तुम उस परिवार में सामंजस्य कैसे कर पाओगी? मैं समझती हूँ, मैंने अब तक उनके परिवार को बहुत करीब से देख और समझ लिया है। मैं आश्वस्त हूँ उसके परिवार वाले तैयार हैं इस रिश्ते से। हाँ पापा, उनके परिवार को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। उसने बात कर रखी है अपने घर में। बस उसके सिविल परीक्षा के परिणाम के बाद उसके पापा स्वयं मिलेंगे आपसे। नव्या ने पिताजी को आश्वस्त करने का प्रयास किया था। तुम गर्मी की छुट्टियों में घर भी नहीं आई और कॉलेज टूर के बहाने शिमला नैनीताल घूमती रही। मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ पापा। नव्या बोल तो गई पर
टूर का मादक एहसास उसे याद हो आया जब सोहन ने अचानक से उसे स्त्री होने का बोध कराया था। सोहन ने कहा था, नव्या, क्या हम अपनी मित्रता को परिवार बनने तक नहीं ले चल सकते हैं? मैं समझी नहीं, इतनी बुद्धू तो नहीं हो तुम? नव्या मुस्कुराते हुए बोली थी। बुद्धू नहीं हूँ, इसलिए ही तो स्पष्ट करना चाहती हूँ। खैर छोड़ो, सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मैं समझती हूँ कि तुम्हें शर्त का उपन्यास पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा? स्त्री मन पढ़ना सीख जाओगे। नव्या इठलाते हुए बोली थी। मतलब ये कि मैं बुद्धू हूँ या ना हूँ, पर तुम बुद्धू अवश्य हो। टूर के मित्रों का साथ छोड़कर एक सुंदर जवान लड़की यहाँ अकेले तुम्हें गीता पाठ कराने तो आई नहीं है। सोहन ने तुरंत उसके माथे पर एक पवित्र चुंबन अंकित करके यह एहसास कराया था कि वह बुद्धू नहीं है, केवल उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा था। नव्या हिचकी थी। प्यार से धक्का देकर उसने कृत्रिम विरोध किया था। क्या सोहन, क्या है ये? लड़की से स्त्री होने की प्रक्रिया का पहला चरण। सोहन ने अपना ज्ञान बघारा था। धत, नव्या ने कहा तो था, पर साथ में सोच भी रही थी कि हिंदुस्तानी लड़की की शायद यही व्यवस्था है कि वह चाहती तो है पर पहल नहीं कर सकती। पिता उसे कहीं खोया हुआ देखकर थोड़ा तेज बोले थे। मैं उसी गंगा को गंगा ही रखना चाहता हूँ। पिता की आवाज़ से वह वर्तमान में आई थी। पिताजी बोल रहे थे, सामान पैक करो और अभी घर चलते हैं। किस लिए घर चलूँ? दीवारों से सर फोड़ने के लिए? कमरे में बंद किए जाने के लिए? नव्या अब गाय नहीं थी, सख्त हो उठी। स्थिति नाजुक देख पिताजी मुलायमियत से बोले, घर की मान मर्यादा के प्रति तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है बेटा। तुमसे छोटे भाई बहनों के विवाह होने हैं अभी। घर कलंकित हो जाने से कौन विवाह करेगा? कलंकित? क्षोभ से भरकर नव्या पिता से पूछ बैठी, अपने जीवन का स्वयं निर्णय लेना कलंकित होने जैसा कैसे हो गया पापा? तुम पुरानी सामाजिक मान्यताओं को क्यों नहीं समझ रही हो? इन मान्यताओं का हमारे जीवन में खासा दखल है बेटा। उनसे बाहर जाने का मतलब अपने समाज से विद्रोह करने जैसा होगा। पापा, किसी को तो ये क्रांति लानी ही होगी। शायद मैंने इसकी शुरुआत कर दी है। तुम आखिर समझ क्यों नहीं रही हो मेरी पीड़ा? मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी और अभी विवाह भी नहीं करूंगी। स्कूल या सोहन को छोड़ने के अतिरिक्त आप अन्य कोई आदेश देकर देख लें, खरी उतरूंगी। गहरी खाई में छलांग लगाने को कहेंगे तो लगा दूंगी, कहकर नव्या रो पड़ी थी। ऐसा क्यों हो रहा है नव्या? पिता कराहे थे। क्योंकि हम सब लोगों की अपनी ज़िंदगी है पापा। हमें अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार मिलना ही चाहिए। भला कोई दूसरे की ज़िंदगी कैसे जी सकता है? तो क्या मैं ये समझूं कि ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? जी ठीक है, आज से तुम्हारा खर्चा आना बंद हो जाएगा। पिता की आंखों में आंसू भरकर आहत मन से बोले थे, मुझे पता था ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने ट्यूशन प्रारंभ कर दिया है। नव्या बड़ी ढिठाई से बोली थी। ठीक है। पिता उठ खड़े थे, असामान्य रूप से शांत। यहाँ की जगमगाहट से तुम चुंधियाई हो। जो तुमने चुना है वह तुम्हें पतन की तरफ ले जाएगा। आज से तुम्हारा उस घर से कोई संबंध नहीं रहेगा जहाँ तुम्हारे अन्य भाई बहन रह रहे हैं, जहाँ एक माँ अपनी लाडली के लिए रोज़ नए नए चेहरे के गड्ढे तलाश रही है। काश तुम पैदा ही ना होती उस घर में। आंखों में आंसू पोंछते पिताजी जा चुके थे। मकान मालकिन आंटी ने भी नव्या की अटैची बाहर रखते हुए कहा था, तुम्हारे जैसी लड़की मेरे बच्चों को भी बर्बाद करेगी। कहीं और कमरा तलाश लो। नव्या ने फ़ोन पर सोहन को सब कुछ बता दिया था। फ़ोन पर सोहन की बात का जवाब देते हुए नव्या बोली थी, अपना अस्तित्व बचाना मेरी अपनी जिम्मेदारी है सोहन, जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। हालांकि मैं स्वयं ही ऐसा कर सकती हूँ, पर तुम्हारे सहयोग के बिना मुझे कुछ कठिनाई अवश्य होगी। तुम चौक पुस्तकालय आओ, आ रही हूँ। अटैची में कुछ अधिक नहीं था, पर वह भारी लग रही थी। मन का भारीपन अटैची में उतर आया था। मन को स्थिर करने का तमाम प्रयास किया, पर जैसे कोई बहुत अपना आज हुतात्मा हुआ हो और फिर
कभी मुलाकात ना होगी। बचपन के वो तमाम दिन जलने बुझने लगे और उसके भाई बहन मम्मी पापा के साथ बीते थे। गली कूचे याद आने लगे थे। उनके साथ की उछल कूद, हंसी मश्करी अब नहीं मिलेगी। पारिवारिक जीवन की जड़ें कट गई थी। उसे अब अपने स्तर के जीवन की नई कोपल खिलानी थी। सोचा था उसने। वह कब चौक पुस्तकालय आ गई पता ही नहीं चला। देखा सोहन खड़े थे। नव्या को उदास देखकर उसने बाहें फैला दी और उसका मुंह सोहन के सीने में छिप गया। सोहन की शर्ट भीगने लगी थी और उनकी उंगलियां नव्या के बालों में उलझ गई थी। अचानक से पिता फिर याद आए थे। कहीं पढ़ा था उसने, सुरक्षा और प्रेम दोनों मामलों में पुरुष का दखल एक औरत के जीवन में बहुत अधिक होता है। नव्या ने सोचा था, इस मिथक को वह कैसे तोड़ पाएगी भला। कुछ चीज़ें जीवन में बहुत सच और आवश्यक होती हैं। आप लाख विरोध करो लेकिन उसे झुठला नहीं पाओगे। वह कितनों बार पिता के सीने से चिपकी थी। स्नेह और कवच का यही भाव तब भी आता था। एक लड़की के जीवन में पुरुष का महत्व अन्यास नहीं होता, चाहे वो पिता हो या प्रेमी। चलो चलते हैं, सोहन बोले थे। कहाँ? एक लंबी ड्राइव पर, जिससे तुम फिर मुस्कुरा सको। नव्या बिना किसी प्रतिवाद के आगे की बगल में बैठ गई थी। सोहन, परिवार की प्राचीन मान्यताएं हमारे व्यक्तिगत जीवन में इतना दखल क्यों रखती हैं? अपनी रूढ़ी से क्या वह हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं? ना। सोहन बहुत हल्के अंदाज से बोल गए थे। नव्या चौंकी थी। उसे इस उत्तर की आशा नहीं थी। नव्या को अचंभित देखकर सोहन बोले, अपनी जड़ से अलग होकर कोई वृक्ष हरा भरा रह पाया है आज तक? माँ बाप हमारी जड़ ही तो हैं। तुम स्वयं महसूस करो, जब से पापा को रुलाकर भेजी हो तुम कितना उद्गिन हो। नव्या सांस भरकर रह गई। बातों में ऐसा खोई कि कब 5 घंटे बीत गए और वह अपने शहर की सीमा में पहुंच गई पता ही नहीं चला। पिताजी दरवाजे पर ही थे। नव्या ने देखा तो चौंक गई। कहाँ ले आए हो? तुम्हारी जड़ से तुम्हें जोड़ने। मुझे हरी भरी नव्या चाहिए, सूखी नहीं, सोहन बोला था। गाड़ी से उतरते देख पिता करीब आ गए थे। बोले, अब क्या करने आए हो तुम लोग? नव्या ने देखा पिता के गालों पर आंसुओं के निशान सूखे थे, मिटे नहीं। सोहन ने पैर छुए तो पिताजी 2 कदम पीछे हटे। ब्राह्मण होकर ठाकुर के पांव छूते हो, अब नरक भी भेजना चाहते हो? अंकल, मेरे विचार से ब्राह्मण ठाकुर की बातें बीते ज़माने की बातें हैं। व्यक्ति का सम्मान उसकी योग्यता व पद से निर्धारित होना चाहिए। आप श्रेष्ठ हैं, पिता तुल्य हैं। पुत्र सदैव पिता के पैर ही छूता है अंकल जी, सोहन बोला था। तब तक नव्या की माँ भी भागी आ गई थी। पति को समझाते हुए बोली, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आखिर बच्चे घर तो आ गए ना। चलो बैठकर बात कर लेते हैं। मेरे विचार से किसी भी समस्या का हल आपसी बातचीत से ही संभव होता है। इस तरह चुप रहने से कोई हल नहीं निकलेगा। संवादहीनता भ्रम ही पैदा करती है, निराकरण नहीं। माँ के हस्तक्षेप से पिताजी थोड़ा नरम पड़े और दोनों बैठक में आ गए। परिवार के सभी सदस्य आकर बैठ गए थे। वह कक्ष परिवार की आम सभा जैसा बन गया था। चाचा जी बोले, पिताजी क्या करते हैं आपके? हद है भैया, ये कैसा प्रश्न हुआ आपका? आप करते क्या हो? ये सवाल पहले पूछना चाहिए था आपको। प्रत्येक कन्या पक्ष की पहली जांच पड़ताल होने वाले दामाद के विषय में होनी चाहिए। लड़के का बाप चाहे जितना योग्य हो, हमारी प्राथमिकता में उसका स्थान लड़के के बाद ही आना चाहिए। आप लोगों की प्राथमिकताएं अजीब हैं। उच्च शिक्षित बुआ जी ने अपने महानगरीय जीवन शैली का बेहतर उपयोग करते हुए भाई को टोका था। जी, मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ, सोहन बुआ जी से मुखातिब होकर बोले थे। और पिताजी के विषय में भी बता दीजिए। छोटे के प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा। बुआ जी छोटे भाई की तरफ देखकर मुस्कुराई थी। पापा जी राजनीति में हैं। वह शुरू से वंचितों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं। और माँ हाउसवाइफ हैं। सोहन मुस्कुराते हुए बोले थे। बेटा, इस रिश्ते को लेकर अपने परिवार वालों की क्या राय है?
पहली बार नव्या की माँ ने कोई प्रश्न पूछा था। नव्या और सोहन के गाड़ी से उतरने के बाद माताजी ने जिस तरह पिताजी को संभाला था उसने सोहन काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने अब ध्यान से माँ जी की तरफ देखा था। नव्या इनकी प्रतिमूर्ति ही थी, समय की छुअन से बहुत दूर। एक ऐसा सौंदर्य जिस पर समय का कोई प्रभाव नहीं था। बिना किसी सौंदर्य प्रसाधन को प्रयोग में लाए हुए भी वह घने काले बालों की विशाल केश राशि को समेटे हुए, लंबी लहराती हुई चोटियों में, दूधिया त्वचा पर नारंगी रंग की हल्की साड़ी और सफ़ेद ब्लाउज में सौंदर्य की देवी लग रही थी। नव्या इस उम्र में पहुंचकर ऐसे ही दिखेगी, सोचा था सोहन ने। बेटा, भाभी कुछ पूछ रही हैं। बुआ जी सोहन को मोहाविष्ट देख मुस्कुराकर बोली थी। सोहन झेप से गए, जल्दी से बोले, इस रिश्ते को लेकर मेरे परिवार में सबने अपनी सहमति दे रखी है। बस उन्हें आप सबकी सहमति की प्रतीक्षा है। सोहन माँ जी का पाँव छूते हुए बोले थे। परिवार के सभी सदस्यों ने अपने अपने स्तर से सोहन का इंटरव्यू लिया था। करीब 1 घंटे के साक्षात्कार के बाद दादी बोली थी, बेटा, हमारे ज़माने में जाति से बाहर विवाह वर्जित था और मैं उसी पीढ़ी से ही हूँ। यहाँ सब ठीक है, फिर भी आप ब्राह्मण हो और हम ठाकुर। मैं समझती हूँ तुम्हारे दादा दादी भी मेरे ही समय के होंगे। बुआ जी, जिसका इस घर में अच्छा खासा दखल था, बोल पड़ी, अम्मा, मुझे लगता है समय के साथ हमें स्वयं को बदलते रहना चाहिए। भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे रहकर गए तो केवल महावीर बन गए, जबकि कृष्ण स्वयं को समय के साथ बदलते रहे तो अवतारी बन गए। तू कहना क्या चाहती है? यहाँ की लड़की उच्च शिक्षा होते हुए भी अपनी जड़ नहीं भूला है। हमसे मिलने आया है, हमारी नव्या को बहकाने से बचाकर उसे हमसे पुनः मिलाने लाया है। बुआ के चुप होते ही सबकी निगाहें दादी की तरफ थी। दादी संज्ञा शून्य हो नव्या को निहारती रही, फिर उसे अपनी गोद में खींचते हुए मुस्कुराई। सोहन से बोली, नव्या को उसकी जड़ तक तो ले जाएं, अपनी जड़ से अब मिलवा रहे हो। नव्या दादी की उद्घोषणा से उल्लाहित होकर लिपट गई। जड़ों की नमी के एहसास से आदर किया था उसे।